हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी और स्वागत है आप सबका आज के हमारे सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs जो हमारे फूड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड होंगे, जो आपके ICAR JRF ASRB नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप हमारे कोर्स से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर एंड जीके ने लॉन्च किया है, जिसका प्राइस है 1000 रुपये। इसमें आपको जो है कंप्लीट सिलेबस की कवरेज मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ PDFs, लेक्चर वीडियो, क्वेश्चन पेपर्स, एक रिवीजन बुक भी मिलेगी आपको, मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा जो कोर्स है इसको परचेस कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या फिर मैसेज करके पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे फूड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हैं। इसमें अगर जो पहले पॉइंट की हम बात करें तो पहला पॉइंट हमारा रिलेटेड है एपर्टाइजेशन से। एपर्टाइजेशन आपको पता ही होगा, निकोलस एपर्ट ने जो कैनिंग है उसकी प्रोसेस को पहले इंट्रोड्यूस किया था और इस वजह से ही कैनिंग को हम एपर्टाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एपर्टाइजेशन क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वाया हीटिंग। ठीक है, एपर्टाइजेशन एंड कैनिंग जो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट था प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का वाया हीटिंग और हीटिंग के थ्रू, मतलब हीट प्रोसेसिंग के थ्रू, मतलब अगर किसी फूड कमोडिटी को पहली बार प्रिजर्व किया गया था तो वो था एपर्टाइजेशन या फिर कैनिंग। ठीक है, अगला पॉइंट है माइक्रोबियल फूड स्पॉयलेज में बी ड्यू टू बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड। जो माइक्रोबियल फूड स्पॉयलेज होते हैं वो मेनली किसकी वजह से होते हैं? या तो बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड के कंटामिनेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क जनरली डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो पास्चराइजेशन होता है मिल्क का वो बेसिकली किसको डिस्ट्रॉय करता है? वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। देन आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो यूज़ होता है चीज़ मेकिंग में एंड फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह लाइक योगर्ट, कर्ड वगैरह में जो है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरियल कल्चर यूज़ होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज। जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है उसको 4 फेज में डिवाइड करते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। ओके, फिर आता है ईस्ट ग्रो वेल इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड शुगर। यानी कि अगर एक सफिशिएंट अमाउंट में शुगर एंड वाटर की अवेलेबिलिटी है तो ईस्ट जो है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर। मोल्ड्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फंजाई होते हैं जिनका कॉटनी अपीयरेंस होता है फूड पे। अगर फूड पे आप देखते हैं कभी कभी स्पॉयलेज होता है तो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर उस पर शो होता है, तो वो ड्यू टू मोल्ड्स की वजह से होता है। मोल्ड्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस फंजाई होते हैं। फिर आता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड के लिए, वो उसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारी 16 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड की ग्रोथ के लिए। फिर आता है बैसिलस स्पीसीज जनरली कॉज स्पॉयलेज इन UHT मिल्क। जो बैसिलस स्पीसीज होता है वो जनरली क्या कॉज करता है? स्पॉयलेज कॉज करता है। जो अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट जो मिल्क देके, यानी कि जो UHT मिल्क होते हैं जिसमें अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट हम देते हैं, ऐसे मिल्क में जो स्पॉयलेज होता है वो बेसिकली बैसिलस स्पीसीज के द्वारा होता है। ठीक है, फिर आता है केफिर कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग कल्चर ऑफ एसिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोकोकस। जो केफिर होता है एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जिसको एसिटोबैक्टर के कल्चर से, लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोकोकस के कल्चर के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आता है सूफू, टेम्प एंड टाइसो इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ सोयाबीन। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट है याद करने का। जो सूफू है, टेम्प है एंड टाइसोई है, ये क्या है? फर्मेंटेड प्रोडक्ट है सोयाबीन के। अलग अलग एग्जाम में एक आपको पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट का नाम दे देता है, फिर पूछता है कि ये किससे बनता है या फिर ये किसका जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। तो ये जो है आपको इम्पॉर्टेंट रूप से याद करने लायक है। फिर है सेक्रोमाइसिस सेरिविसी इज द प्रोडक्शन ऑफ स्कॉच विस्की। स्कॉची विस्की जो होती है
उसका जो प्रोडक्शन है उसमें सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी का यूज़ होता है, ठीक है। फिर क्या है, ल्यूकोनोस्टॉक स्पीसीज इज यूज्ड इन इडली फर्मेंटेशन। जो इडली का फर्मेंटेशन होता है उसमें ल्यूकोनोस्टॉक स्पीसीज जो है वो यूज़ की जाती है। फिर आता है सम ईस्ट मोल्ड्स कैन ग्रो एट वाटर एक्टिविटी एज लो एट 0.65। कुछ ईस्ट मोल्ड ऐसे होते हैं जो अगर वाटर एक्टिविटी जो है वो 0.65 से भी लोअर होती है, ठीक है, उस ऐसी वाटर एक्टिविटी में भी वो ग्रो कर सकते हैं। यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए जो वाटर एक्टिविटी की रेंज रिक्वायर्ड होती है वो होती है 0.90 से लेके 1 तक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो आपको याद करने के लिए फूड माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कैनिंग वाज पेटेंटेड बाय एपर्ट। जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड हुआ कैनिंग के थ्रू उसको पेटेंट कराया गया था, एपर्ट ने कब कराया था? तो जैसे कि आपको पता है कि जो कैनिंग है उसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? एपर्ट ने। इसकी वजह से उसको एपर्टाइजेशन बोलते हैं। पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को इसको एपर्ट ने पेटेंट किस ईयर में कराया था? तो जो है एपर्ट ने इसको पेटेंट कराया था 1810, यानी कि 1810 में जो है इसको पेटेंट कराया गया था एपर्ट के द्वारा। किसको? फूड कैनिंग के प्रोसेस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क बिगेन इन जर्मनी इन ईयर, यानी कि जो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क है वो कब स्टार्ट हुआ था जर्मनी में, किस ईयर में? तो जो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क है वो स्टार्ट हुआ था जर्मनी में 1880, यानी कि 1880 में जो है पहली बार पास्चराइजेशन स्टार्ट हुआ था जर्मनी में 1880 में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कमर्शियल पास्चराइजेशन जो है कब स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, कौन से ईयर में? कमर्शियल पास्चराइजेशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1890 में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहली बार जो हीट ट्रीटमेंट के थ्रू प्रिजर्वेशन का जो था वो क्या था? वो कैनिंग ही था, एपर्टाइजेशन ही था, क्योंकि आपने देखा 1810 में उन्होंने उसका पेटेंट ले लिया था। और पास्चराइजेशन कमर्शियली कब यूज़ होना शुरू हुआ? वो यूज़ होना शुरू हुआ 1890 में, यानी कि 1890 में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी ऑफ कैनिंग वाज मेड बाय रसेल। जो फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी हुई थी कैनिंग की, कौन किया था इसको? रसेल ने किया था। तो पूछ रहा है कि कौन से ईयर में रसेल ने जो है फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी की थी कैनिंग की। तो फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी जो कैनिंग की गई थी बाय रसेल वो हुई थी आपकी 1895 में, यानी कि जो कमर्शियल पास्चराइजेशन हुआ था उसके ठीक 5 साल बाद जो है बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी हुई थी कैनिंग की, ठीक है। किसने की थी? रसेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा द डी वैल्यू कॉन्सेप्ट कम इनटू जनरल यूज इन, यानी कि जो डी वैल्यू का कॉन्सेप्ट था वो जनरल यूज में कब आना शुरू हुआ, यानी कि कब से लोग उसको मतलब जनरली यूज करने लगे। पहले तो किसी ने कॉन्सेप्ट दिया पर वो यूजुअली कॉमनली यूज नहीं होता था। पूछ रहा है कि कौन से ईयर से जो है ये जनरल यूज में आने लगा डी वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो डी वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है ये जो है जनरल यूज में 1950 से आने लगा था। अब डी वैल्यू क्या होता है? तो डी वैल्यू जो होता है, डी वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द हीट रेजिस्टेंस ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज द टाइम इन अ मिनट एट अ गिवन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय 1 लाख साइकिल, दैट मीन्स 90% ऑफ द टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डी वैल्यू मेजर जो होता है कि कितना हीट जो है रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड हुआ एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में 90%, यानी 1 log रिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। अगला क्वेश्चन है लीवेनहॉक वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व ईस्ट सेल इन। जो लीवेनहॉक थे उन्होंने पहली बार क्या ऑब्जर्व किया था? ईस्ट सेल को ऑब्जर्व किया था। तो पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में जो है लीवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था ईस्ट सेल को। तो जो ईयर था हमारा 1680 का, उसमें जो है लीवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था पहली बार ईस्ट सेल को। तो 1680 यानी कि 1680 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द अल्फा सब क्लास ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया। कौन सा ऐसा जो है
इसमें से बैक्टीरिया है जो अल्फा सब क्लास ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया से बिलोंग करता है। प्रोटोबैक्टीरिया को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोटियोबैक्टीरिया है जो अल्फा सब क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो एसिडोबैक्टर है, ग्लूकेनोबैक्टर है, एंजाइमोनेज जो है, ये सारे ही हमारे क्या हैं, ये अल्फा सब क्लास ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बीटा सब क्लास ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया। इसमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो बीटा सब क्लास ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया से बिलोंग करता है। तो एल्किलीजेंस, क्रोमोबैक्टीरियम, टेल्यूरिया, ये सारे जो हैं ये बीटा सब क्लास ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ गामा सब क्लास ऑफ प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया, प्रोटियोबायोटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो कौन सा है जो गामा सब क्लास ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया में आता है। तो एरियोमोनास, एजोमोनास एंड फ्लेवोबैक्टीरियम, दीज ऑल इज द कम्स अंडर द सब क्लास ऑफ गामा ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे एरियोमोनास, एजोमोनास एंड फ्लेवोबैक्टीरियम ये सारे इसके अंदर आते हैं। आप इसको अलग अलग करके याद रख सकते हैं कि ये गामा का है, ये अल्फा का है और ये बीटा का है। मैंने इसलिए ही इसको 3 फॉर्म के अंदर आपको इंक्लूड करके दिया। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, सिर्फ एक दे देगा, लाइक एरियोमोनास दे दिया और पूछा कि ये कौन से उसमें है, अल्फा, बीटा या गामा, किसकी सब क्लास में आते हैं, या फिर ये प्रोटियोबैक्टीरिया है या फिर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम से जो है वो ईजिली आपको याद रहेगा क्वेश्चन के फॉर्म में, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटियोबैक्टीरिया आर व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो प्रोटियोबैक्टीरिया कौन से टाइप के बैक्टीरिया है। प्रोटोबैक्टीरिया इज अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइव ओवर ब्रॉडर पीएच रेंज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक ब्रॉडर पीएच रेंज के बीच में सर्वाइव करता है। ठीक है, यानी कि ये 1 से लेकर के 14 या फिर 7 के बीच में, मतलब इतने से इतने पीएच रेंज के बीच में जो है ये सर्वाइव कर सकता है, मतलब उसका ब्रॉडर पीएच रेंज होता है। तो जो हमारे क्या कौन से होते हैं, जो मोल्ड्स होते हैं, ये जो है इनका जो सर्वाइवल का रेंज होता है, पीएच सर्वाइवल का रेंज वो ब्रॉडर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट्स जनरली अंडरगो इन व्हाट काइंड ऑफ स्पॉइलेज। तो फ्रूट्स जो है जनरली वो कौन से स्पॉइलेज में जाते हैं। तो फूड जनरली जो है वो ईस्ट एंड मोल्ड दोनों से ही जनरली स्पॉइल होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रूट जनरली ईस्ट एंड मोल्ड से स्पॉइल इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनकी वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होती है और ईजिली जो है ईस्ट एंड मोल्ड से वो स्पॉइल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है ईस्ट एंड मोल्ड की वो मतलब जल्दी हो जाती है उस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ फ्रेश ब्रोकली। जो अप्रॉक्सीमेट पीएच होता है फ्रेश ब्रोकली का वो कितना होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में जो है पर्टिकुलर फूड ग्रुप से उस दे करके उसका पीएच या फिर उसकी वाटर एक्टिविटी भी पूछी जा सकती है। तो उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए कि फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या चीज़ आ सकती है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं रखे हैं जो हैं आपके फूड कमोडिटी से रिलेटेड, उनके पीएच वगैरह से रिलेटेड। कुछ और एक्स्ट्रा हैं तो आप उसको अलग से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो है मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है उनको रखा है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पीएच जो है फ्रेश ब्रोकली का वो पूछ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट जो पीएच होता है फ्रेश ब्रोकली का वो होता है आपका 6.5 पीएच। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में कॉलीफ्लावर का पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट पीएच कितना होता है। तो कॉलीफ्लावर का जो अप्रॉक्सीमेट पीएच होता है वो होता है 5.6। तो आप देख सकते हैं कि ब्रोकली और कॉलीफ्लावर बोथ आर रिवर्स, यानी कि एक का 5.6 है और एक का 6.5 है। ओके, इससे आपको इजीली याद रह सकता है। फिर है अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ फ्रेश स्वीट कॉर्न। जो फ्रेश स्वीट कॉर्न होता है उसका पीएच कितना होता है। तो फ्रेश स्वीट कॉर्न का जो पीएच होता है वो होता है 7.3। ठीक है, फिर जो है पूछ रहा है कि मिनिमम पीएच वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होती है। जो ई कोलाई की O15:H7 की जो स्ट्रेन है उसके ग्रोथ के लिए कितना पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसकी ग्रोथ के लिए जो पीएच रिक्वायर्ड होता है वो होता है 4.5 पीएच जो है ई कोलाई के स्ट्रेन नंबर 0157:H7 की
ग्रोथ के लिए इतना पीएच दैट इज 4.5 रिक्वायर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, इसमें से कौन सा ऐसा है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो पीएच पे भी डिपेंड करती है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है उस पर भी, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो करेक्ट हो जाएगा कि माइक्रोबियल ग्रोथ पीएच, मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इन सारे पे क्या करती है, डिपेंड करती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएच वैल्यू मिनिमम रिक्वायर्ड होती है ग्लूकेनोबैक्टर स्पीसीज की ग्रोथ के लिए, कितना पीएच रिक्वायर्ड होता है। तो ग्लूकेनोबैक्टर जैसा कि आपने देखा ये क्या है, प्रोटियोबैक्टर की स्पीसीज है, और इसके लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है पीएच का, वो है हमारा कितना होगा 3.6 पीएच। तो यहाँ पे 3.06 है, ऑप्शन नंबर 1 वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोमेटो डिजीज, इसमें से कौन सी है जो टोमेटो डिजीज की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे हैलैंड स्पॉट, बैक्टीरियल स्पॉट, बैक्टीरियल कैंकर या ऑल। तो जैसा कि अगर आप देखें तो हैलैंड स्पॉट, बैक्टीरियल कैंकर, ये सारे ही जो हैं टोमेटो डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे ही किससे रिलेटेड हैं, टोमेटो के डिजीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन को साथ रखने का सिर्फ मोटो इतना ही था कि आपको टोमेटो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो याद हो सकें, ठीक है। फिर अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइमा बीन डिजीज। लाइमा बीन में जो डिजीज होती है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है, कौन सी डिजीज होती है। तो लाइमा बीन में जो डिजीज होती है पॉड ब्लाइट, सी स्पॉटिंग, ईस्ट स्पॉट एंड ऑल। तो ये जो पॉड ब्लाइट है, सी स्पॉटिंग है, ईस्ट स्पॉट है, ये सारे ही क्या है आपके लाइमा बीन के डिजीजेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ द एबव है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पी डिजीज, इसमें से कौन सी ऐसी है जो पी डिजीज के अंदर आती है। तो पी डिजीज के अंदर जो है आपके पॉड स्पॉट और एंथ्रेकोनोस, ये दोनों ही जो हैं ये पी की डिजीज हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक रॉट इन अनियन में बी ड्यू टू। जो ब्लैक रॉट होता है अनियन में वो बेसिकली किसकी वजह से आता है। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे तो जो ब्लैक रॉट से रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम आती है वो लगभग जो होती है वो एस्परजिलस नाइगर की वजह से ही होती है। तो एस्परजिलस नाइगर से अगर किसी चीज़ का स्पॉइलेज होता है तो उसमें बेसिकली उसको ब्लैक रॉट ही आप देखते हैं। ज़्यादातर फूड कमोडिटी में आपको जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक रॉट के लिए वो एस्परजिलस नाइगर ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ब्लैक रॉट इन कैबेज में भी ड्यू टू। जो ब्लैक रॉट होता है कैबेज में वो बेसिकली भी एस्परजिलस नाइगर की वजह से ही होता है। पर जो ब्लैक रॉट है स्वीट पोटैटो का वो किसकी वजह से होता है। तो ब्लैक रॉट होता है जो स्वीट पोटैटो में वो सीरेटोसिस्टिस फाइब्रिएटा की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखा कि 2 में तो आपको एस्परजिलस नाइगर ही कॉमन मिला, बट किसी रेयरली ऐसा होता है किसी स्पीसीज में ये मतलब जो ब्लैक रॉट है वो किसी और भी स्पीसीज के वजह से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैक रॉट है स्वीट पोटैटो में वो किसकी वजह से है, सीरेटोसिस्टिस फाइब्रिएटा की वजह से, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लू मोल्ड रॉट इन सिट्रस फ्रूट में बी ड्यू टू। जो ब्लू मोल्ड रॉट होता है सिट्रस फ्रूट्स में वो बेसिकली किसकी वजह से होता है। तो ये होता है पेनिसिलियम डिगिटेटम की वजह से। पेनिसिलियम डिगिटेटम की वजह से ब्लू मोल्ड रॉट जो होता है सिट्रस फ्रूट में वो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन रॉट इन पीचेस में बी ड्यू टू। जो ब्राउन रॉट की प्रॉब्लम होती है यानी कि ब्राउन कलर के स्पॉट जो हो जाते हैं पीचेस में वो किसकी वजह से होते हैं। तो ब्राउन रॉट की जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली मोनिलीनिया की वजह से होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राउन रॉट इन सिट्रस फ्रूट। जो ब्राउन रॉट होता है सिट्रस फ्रूट में वो बेसिकली किसकी वजह से होता है। तो ब्राउन रॉट जो सिट्रस फ्रूट में होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है फाइटोफेथोरा स्पीसीज की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्राउन कलर के स्पॉट या फिर रॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें बात है ड्राई रॉट इन पोटैटोज की, कि ड्राई रॉट जो होता है पोटैटो का वो किसकी वजह से होता है। तो ड्राई रॉट पोटैटो में आप देखते होंगे कि कभी आप पोटैटो को कट करते हैं तो उसमें वो ब्लैकिश जो है स्पॉट अंदर की ओर देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो वो वाले जो प्रॉब्लम होती है उसको ड्राई रॉट ऑफ पोटैटो बोलते हैं, और ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, ये होती है आपकी फ्यूजेरियम की वजह से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रे मोल्ड रोट इन ग्रेप्स इज ड्यू टू। जो ग्रे मोल्ड रोट होता है ग्रेप्स में वो किसकी वजह से होता है, तो ग्रे मोल्ड रोट जो है वो बेसिकली होता है आपके बोटाइटिस की वजह से। तो बोटाइटिस की वजह से ग्रे मोल्ड रॉट ग्रेप्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोई इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट। अब जो पोई है वो एक तरीके का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। वो किसका फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, तो पोई जो है वो एक टाइप का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो बेसिकली हवाई में कंज्यूम किया जाता है। और ये किससे होता है, ये जो तारो रूट्स होती हैं, तारो रूट्स बेसिकली जो है वो उनका स्किन जो है वो तो ब्राउन कलर का होता है और अंदर से जो है वो वाइट कलर की होती है, और पकने पे जो है उनका जो स्वाद होता है वो पोटैटो की तरह होता है, स्वीट पोटैटो की तरह वो लगती है पकने के बाद। वो तारो रूट से जो है पोई का मतलब तारो रूट्स का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है पोई, ठीक है। इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, इसमें बहुत सारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, मिनरल्स एंड वाइटामिन जो है भर भर के मिलते हैं, तो एक ये बहुत ही हेल्दी फूड होता है। और ये जो तारो रूट्स है उससे ही पोई जो है वो बनता है, वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है उसका, ठीक है। और ये जो है इसके प्रिपरेशन में जैसे जो योगर्ट एंड सक्रेट का प्रोडक्शन होता है ना, जिसमें जो भी जो बैक्टीरियल स्ट्रेन यूज़ होती हैं वही सेम इसमें भी यूज़ होती हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी कुकिंग करते हैं और उसको फिर क्रश करके और उसमें जो है पानी डाल के उसका एक स्टार्ची पेस्ट बनाते हैं। मतलब जो इसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो भी योगर्ट एंड कर्ड की तरह ही होता है। तो ये थे हमारे आज के सेशन में जो टॉप 30 क्वेश्चन जो थे हमारे फूड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारा लेक्चर पसंद आया है, तो हमारे जो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू।